Good evening, everyone. Namaskar. So, dear friends, अभी हम वी आर स्टार्टिंग क्विज. हम अपनी क्विज स्टार्ट करने वाले हैं. और अगर किसी को क्विज समझ में ना आए तो पिछले कुछ वीडियोस हैं वो देख लीजिएगा, है ना. 1 2 3 4 5 और 8 नंबर ये सारे यूट्यूब पर हैं. और 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी सारी वेबसाइट पर हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्विज. इसमें पहले हम वो कुछ स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपलेस्ट. लेकिन अगर कोई न्यू पार्टिसिपेंट्स को नहीं समझ में आए तो आप चिंता मत करिएगा. अभी हम वो सब हमने समझाया है और हम वापस भी समझाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्विज नंबर 6. बहुत ही आसान सी क्विज है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो जब क्विज चलेगी तब मैं आपके किसी प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वो डिस्टर्ब होते हैं. तो हम आपको प्रत्येक क्विज में 5 मिनट का टाइम देंगे. ओके, और आप देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी क्विज सही करता है तो मुझे जरूर मैसेज करिएगा, ठीक है ना. अगर कोई भी व्यक्ति पूरी की पूरी क्विज सही करता है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा प्लीज. चलिए लेट्स स्टार्ट. आपको मिलते हैं 5 मिनट. अभी हमारे पास 1 मिनट बाकी है, ओनली 1 मिनट लेफ्ट. देखिए, सभी लोगों को सभी प्रश्न करना है, भले ही सही हो या गलत हो. आप अपने छोटे बच्चों की मदद भी ले सकते हैं अपने घर में. संजय पवार जी, किसकी मदद ले रहे हैं आप? देखिए, क्विज तो स्क्रीन पर है, आपको क्विज स्क्रीन पर दिखना चाहिए. टाइम इज ओवर नाउ. ओके, सो नाउ एंडिंग द क्विज. अब देखिए, अगर किसी नए व्यक्ति से गलती हुई होगी तो कोई बात नहीं है, इट्स नॉर्मल एंड ऐसा होगा. लेकिन किसी पुराने व्यक्ति से गलती नहीं होना चाहिए, है ना. बहुत सिंपल से प्रश्न है. पहला है, वाटर एलिमेंट इज कनेक्टेड विद. वाटर एलिमेंट किससे जो कनेक्टेड है? तो इसके सभी लोगों ने पांचों प्रकार के आंसर पर टिक किया हुआ है, यानी पांचों में मैक्सिमम लोगों ने टिक किया है. लास्ट वन. तो देखिए, इसमें है वाटर एलिमेंट इज कनेक्टेड विद. वाटर एलिमेंट किससे कनेक्टेड है? क्या वाटर एलिमेंट हमारी डेस्टिनी से कनेक्टेड है? डेस्टिनी का मतलब है क्या है? कि हम जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो डेफिनेटली वाटर में से उत्पत्ति होती है. और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर किसी व्यक्ति का वाटर एलिमेंट अच्छा होगा तो व्यक्ति कितना भी डिप्रेशन में जाए, उसको लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसकी डेस्टिनी इतनी मजबूत है, उसकी जड़ें, उसकी रूट्स इतनी मजबूत है, द रूट्स आर टू पावरफुल, ही विल come back immediately. He will never think about the suicide, never think about the, like, oh, I won't do anything now. He will never let go if your water is strong. So the water is destiny, what is roots, it will make you strong. Water is willpower. And if water is strong, you will feel security all the time. आप feel करते हैं that you are secure. So all are right. All are right.
अब किसी का वाटर कमजोर हो जाए तो नंबर वन, उसकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी, द रूट्स विल बी वीकर, little ups and down of the life, and he will let go. Oh, this I won't do this work. He will go very fast in the feeling of insecurity if water element is weaker. So this was the first, and the answer is all are right. So जिन लोगों ने all are right किया है, very good. और 74%, 65% लोगों ने all are right किया है, लेकिन बाकी सारे लोग 35% लोग एग्री नहीं करते कि, यानी 35% लोगों ने गलत किया है ना। क्वेश्चन नंबर 2, सुसाइडल टेंडेंसी इज द रिजल्ट ऑफ, क्यों हमारे मन में सुसाइडल टेंडेंसी आती है? सिंपल आंसर, कि आपका वाटर एलिमेंट कमजोर है, द वाटर एलिमेंट इज वीकर, द किडनी इज वीकर, सो इट विल क्रिएट द सुसाइडल टेंडेंसी। 70% participants are right. Excellent. The question number 3, the right sequence of the 5 elements is, तो 5 एलिमेंट का राइट सीक्वेंस क्या है? वुड, देन फायर, देन अर्थ, देन मेटल, देन वाटर। तो चलिए, केवल 11% लोगों ने गलत किया है, 89% लोगों ने सही किया है। वेरी नाइस। और दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें सिर्फ 5 एलिमेंट का सीक्वेंस जानना है कि पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है। तो पहले तो लकड़ी आएगी ना, फिर फायर। सो द फर्स्ट आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। द क्वेश्चन नंबर 4, किडनी इज कनेक्टेड विद, किडनी का संबंध किससे है? क्या किडनी का संबंध हड्डियों से है? तो देखिए, जो भी टीसीएम पढ़ रहे हैं वो इस बात को जानते ही हैं कि जब हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, व्हेन आवर बोन्स आर गेटिंग वीकर, so we have to increase the bone density. Why kidney? As per acupuncture, the meaning of bones is kidney. So whenever you want to improve the bone, improve just kidney. किडनी का संबंध है हमारी हड्डियों से। तो इसका आंसर होगा पहला, ब्लड वेसल से बिल्कुल नहीं है, किडनी का संबंध नहीं है, लिगामेंट से नहीं है, मसल से नहीं है, किडनी का संबंध है बोन से। इसलिए जब हम एक्यूपंक्चर में बोलते हैं कि किडनी डेफिशिएंसी हो गई है, तो इसका यह मतलब ही होता है कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं। इसका यह मतलब नहीं होता कि किडनी खराब हो गई है। ओके, सो द किडनी इज कनेक्टेड विद बोन्स, दिस द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द मीनिंग ऑफ अर्थ फेज, अर्थ का मतलब क्या है? राइजिंग अपवर्ड, नो, द राइजिंग अपवर्ड तो यांग होता है, दैट इज यांग। गोइंग डाउनवर्ड वो यिन होता है, ऊपर जाना यांग है और नीचे गिरना यिन है, नीचे जाना यिन है। इन दोनों के बीच में जो पॉज आता है, पॉज, स्टेबिलिटी, स्थिरता, वो है अर्थ एलिमेंट। तो द मीनिंग ऑफ अर्थ एलिमेंट इज स्टेबिलिटी। तो द राइट आंसर इज स्टेबिलिटी। तो 67% लोगों ने सही किया है, लेकिन कुछ लोगों ने गलत भी किया है। 35% लोगों ने लगभग गलत किया है, 33% लोगों ने। तो आप सबको पता होना चाहिए, जिन लोगों ने गलत किया है, कि पृथ्वी तत्व का अर्थ है स्थिरता, स्टेबिलिटी। ओके, ये ना तो ऊपर चढ़ना है ना नीचे उतरना है, बल्कि जब स्टेबिलिटी आती है उसी को हम अर्थ एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हैं 20, 40, 60, 80, ये यांग है, यांग, यांग, कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जब आप अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर रहे हैं, रिवर्स काउंटिंग, अब गाड़ी को आप बंद करने वाले हैं, तो 100, 80, 60, 40, 20, और बाद में आपने अपनी गाड़ी को बंद कर दिया। ये यिन है, रिवर्स काउंटिंग। लेकिन इसके बीच में जब आपकी गाड़ी एक फिक्स स्पीड में चलती है, मे बी 80, मे बी 60, तो जो वो जो स्टेबल स्पीड है जब चलती है, उसे हम कहते हैं अर्थ, अर्थ फेज। ओके,
वाटर एलिमेंट मीन्स जल तत्व का क्या अर्थ है? नंबर 1 किडनी, नंबर 2 यूरिनरी ब्लैडर्स, नंबर 3 बोथ, और नंबर 4 लिवर। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि किसी ने लिवर को टिक नहीं किया, बहुत अच्छा। और कुछ लोगों ने किडनी को माना है, कुछ लोगों ने यूरिनरी ब्लैडर को माना है, और 90% लोगों ने दोनों को माना है। तो वेरी गुड, 90% वोटिंग ज्यादा है तो यही सही है। तो वाटर एलिमेंट में हमारे किडनी और यूरिनरी ब्लैडर दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन ह्यूमन लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, हमारे जीवन में यिन ज्यादा महत्वपूर्ण है या यांग? तो डेफिनेटली अकेले एक से हमारी लाइफ नहीं चल सकती। बहुत ही सिंपलेस्ट आंसर है, इसीलिए 99% लोगों ने सही किया है। वेरी नाइस। द क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी के शरीर में यिन बढ़ जाए तो क्या होगा? यिन बढ़ जाए तो क्या होगा? लॉकडाउन में मेरा एक फ्रेंड है जिसकी बॉडी में बहुत यिन बढ़ गया है। तो पूरे 6 महीने उसने कुछ नहीं किया, जस्ट ईटिंग, स्लीपिंग एंड द डिप्रेशन। ओ यार, कुछ बताओ यार, कुछ बताओ यार। लाइफ ऐसा लग रहा है कि बस मैं जीवन खत्म कर लूं, कुछ करने को नहीं बचा। तो जब यिन बहुत बढ़ता है ना, तो यिन कुछ करने नहीं देता। यिन का मतलब है अनडू एवरीथिंग। तो जब यिन बहुत बढ़ेगा तो व्यक्ति सोएगा, डिप्रेशन में रहेगा, खाएगा और सोएगा और अपना वजन बढ़ा लेगा। और जब यांग होता है तो व्यक्ति एकदम एक्टिव एंड सुपर एक्टिव होता है। सो ऑल विल बी राइट आंसर। तो हमारे शरीर में दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि आराम भी जरूरी है और काम भी जरूरी है। वी शुड कीप बैलेंस बिटवीन वर्क एंड रेस्ट, सो बोथ थिंग्स आर नेसेसरी। सो द क्वेश्चन नंबर 9, द यांग मीन्स, यांग का मतलब क्या है? नंबर 1 हीट एनर्जी, गर्म ऊर्जा। नंबर 2 एनर्जी हु सर्कुलेट द फ्लूइड, वो ऊर्जा जो फ्लूइड को पूरा बॉडी में सर्कुलेट करती है। नंबर 3 एंथुसियाज्म, यानी एकदम ऊर्जावान बने रहना। तो इसका सही आंसर होगा ऑल आर राइट। आपको मालूम है कि एक्यूपंक्चर में जब हमने कहा कि यांग डेफिशिएंसी हो गई, तो नंबर 1 तो हीट कम हो गई, गर्मी कम हो गई। नंबर 2 सर्कुलेशन कम हो गया, और सर्कुलेशन कम होगा तो सूजन आएगी, क्योंकि जब फ्लूइड सर्कुलेट ही नहीं हो रहा है तो सूजन आएगी। तो जब भी कोई घुटने में सूजन लेके आए तो यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट दे देना। कोई बोले कि पैरों में सूजन आ रही है तो यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट दे देना, यानी फ्लूइड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। और सर्कुलेशन का मतलब है यांग। तो यांग का अर्थ है गर्म ऊर्जा, सही है, जो बॉडी को वार्म रखे। एनर्जी जो सर्कुलेट करे फ्लूइड्स को, ये भी सही है। एंथुसियाज्म यानी ऊर्जा, ये भी सही है। सो ऑल आर राइट एंड 73% लोगों ने सही किया। सो वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर लास्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लास्ट वाला, कि जब एक लड़के की एक लड़की से शादी होती है ना, मैरिज, तो कैसे कपल होना चाहिए? दोनों यांग होना चाहिए कि दोनों यिन होना चाहिए, कि एक यांग और एक यिन होना चाहिए? और इतनी गजब की बात है कि आप सबको पता है पहले से, सबने सही किया है। देखो, अगर दोनों आपको मालूम है जब कुंडली मिलाते हैं, जब भी जन्म कुंडली मिलाई जाती है, तो कहते हैं कि वो नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा, एक होता है नाड़ी दोष, कुछ होता है। नाड़ी दोष में यही देखते हैं कि दोनों बात प्रकृति के ना हो, दोनों पित्त प्रकृति के ना हो, और दोनों कफ प्रकृति के ना हो। उसको बोलते हैं आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। अगर दोनों बात प्रकृति के हो गए, तो बात प्रकृति मतलब जिसको बोलना है, अब दोनों बात के हो गए, दोनों को बोलना है। लेकिन अगर एक बात का हुआ और एक कफ का हुआ, तो एक बोलेगा और एक सुनेगा, है ना? तो एक परफेक्ट कपल बन जाएगा। तो ऐसे क्या होते हैं कि जब एक यांग होगा, तो यांग का काम है एक्टिविटी, एक्टिविटी, बोलना बोलना, और यिन का काम है उसको अंडू करना। तो दोनों बैलेंस रहेंगे। और दोनों अगर सुपर यांग हो गए तो सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, है ना?
यानी वो दोनों ही भागने वाले हैं, एक इधर भागेगा और एक उधर भागेगा, तो सेपरेशन हो जाएगा। और दोनों यिन होंगे तो क्या होगा कि वो ऐसे होंगे कि कोई गाली भी दे के चला गया, दोनों बैठे आराम से ऐसे, तो लाइफ बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। एक तो यांग नेचर का होना चाहिए और एक यिन नेचर का होना चाहिए। अगर वाइफ यांग हो तो हस्बैंड यिन हो जाए, और हस्बैंड यांग हो तो वाइफ यिन हो जाए, तो एक परफेक्ट कपल बन जाता है। तो हम जन्म कुंडली मिलाते समय भी ये देखते हैं कि दोनों कहीं सुपर यांग ना हो जाए, दोनों कहीं सुपर यिन ना हो जाए, एक यांग होगा तो एक यिन होगा। और इसी को कुंडली में कहते हैं नाड़ी दोष। अगर नाड़ी दोष हो गया तो भाई गड़बड़ हो गया। तो चलिए, वेरी नाइस, आप लोगों ने सही किया है। देखिए कुछ लोगों के सारे सही हैं, वेरी गुड। तो देखिए, दिस द रिजल्ट्स, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, आपको मिलेगा 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर आपने कोई भी गलती की है तो उसको ठीक करिए, है ना। और फिर हम देखते हैं कि फिर हमें समझ में आएगा कि आपने मेरी बात को ठीक से सुना या नहीं सुना। अभी मुझे पूरे सही चाहिए, पूरे के पूरे। और जिन लोगों ने पूरे सही किए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन लोगों ने पूरे गलत किए हैं उनको तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो तो अभी एकदम कोरे कागज हैं, उन पर हम सब लिख देंगे, है ना। जल्दी जल्दी करिए, हम 1 मिनट और दे रहे हैं आपको, एक की बजाय 2 मिनट आपको मिल रहे हैं। कभी कभी जल्दबाजी में एक आध गलत हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है यार इसका तो मैंने सही सोचा था, है ना, ऐसा हो जाता है। सो टाइम इज ओवर। देखते हैं, अब देखिए, पहले में 97% लोगों ने सही किया है, 89%, 100%, वेरी गुड, 100%, 95%, 95%, 99, गुड गुड गुड, वेरी नाइस। कुछ लोग थोड़ा मोबाइल फ्रेंडली नहीं होते ना, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने क्विज नंबर 1 में, वेरी नाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, आपने थोड़ा सुनकर सही कर लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं क्विज नंबर नेक्स्ट पर। देखिए अगली क्विज भी जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो बच्चों का खेल है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको थोड़ा माइंड की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो हम अगली क्विज की ओर बढ़ रहे हैं, चलिए स्टार्ट। आपको मिलते हैं 5 मिनट। देखिए मैं मास्टर लोगों का नाम तो नहीं लूंगा अभी, है ना, वो तो गुप्त बात है, वो मुझे पता है। देखिए मास्टर को ज्यादा बताना नहीं होता है कि तुम मास्टर हो, नहीं तो उसका ईगो बढ़ जाता है ना। समझना होता है कि ये मास्टर है, समझ में आ जाता है ना कौन मास्टर है, उसको बताना नहीं होता है। सो टाइम इज ओवर, वेरी गुड। ये है, इन्होंने कहा कि मैं तो हूं ही आखिरी, मतलब किसी ने लिखा है मैं तो आखिरी हूं सर जी। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, यस, दैट डेफिनेटली। कोई कहे ना आप तुम मास्टर हो, नहीं 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 हम नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। यस आई एम, ऐसे बोलो यार, एक्सेप्ट करो दैट यू आर मास्टर, है ना। चलिए, टाइम इज ओवर। सो द क्वेश्चन नंबर 1, या डेफिनेटली देखिए आपने 1-2 क्लास अटेंड की है ना, अब आप समझिए जब हमारी ऐसी क्विज आप 1 महीने तक करेंगे, है ना, और पढ़ेंगे भी, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी 2 दिन, कुछ लोगों को 2 ही दिन हुए ना, अभी तो आपकी शुरुआत है, अभी तो फीता कटा है आपका, है ना। डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 1,
acute disease are which coming suddenly are called. उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे अभी अभी कोरोना वायरस आया है ना, तो इसे हम यांग कहेंगे या यिन कहेंगे? है ना, ऐसा तो हुआ नहीं कि पहले उसने हमें एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि मैं 2 महीने के बाद आ रहा हूं, है ना, फिर धीरे धीरे आया, एकदम से आ गया. So when something coming suddenly without invitation, that is yang. Yang is like a explosion. It may come anytime. Yang कभी भी आ सकता है. तो yang जो चीज होती है वो acute disease which comes suddenly called yang. और जो धीरे धीरे आती है, जैसे आपने कहा कि घुटने में दुख रहा है, तो कहा चलो ट्रीटमेंट कर लो. नहीं नहीं, इतना नहीं दुख रहा. फिर 1 साल के बाद, यार अभी घुटना दुखता है, ट्रीटमेंट नहीं, थोड़ा पेन किलर ले लेते हैं, काम चल जाएगा. फिर 3 साल के बाद, यार अब तो कुछ चला नहीं, यानी स्लोली एंड स्लोली डिजेनरेशन. दैट इज यिन. ओके, यिन का मतलब है धीरे धीरे, और यांग का मतलब है एकदम से. जैसे चिंता जो होती है ना, चिंता, चिंता यांग है या यिन है? बताइए, लिखिए. वरी इज यिन और यांग? वरी, 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 चिंता, वो धीरे धीरे गलाएगी आपको, धीरे धीरे, धीरे धीरे गलाएगी, धीरे धीरे. इट विल डैमेज यू slowly and slowly. Okay, and you will worry for 10 years. Then you will get beautiful wrinkles over the face, beautiful black pigmentation everywhere. You will suffer with a low energy, very nicely, beautiful low energy. So the worry will create that thing. So that is yin. Okay. So the first question, acute diseases are which coming suddenly are called yang in nature. Yeah. तो पहला आंसर सही है. क्वेश्चन नंबर 2, क्रॉनिक डिसीज कैन बी कंसीडर्ड एज ए. क्रॉनिक का मतलब है कि किसी ने कहा कि मुझे घुटने में 5 साल से दर्द होता है, वो क्रॉनिक है, पुराना है, ओल्ड है, तो वो यिन है. यिन का मतलब है आराम. पेशेंट फोन करेगा, डॉक्टर साहब घुटने का ट्रीटमेंट करना है, कल आना चाहता हूं. आप बोलोगे आई एम नॉट इन द सिटी. ओके डॉक्टर साहब कब आओगे? का 1 वीक के बाद. ठीक है, मैं तब आऊंगा. उसको 5 साल से 5 दिन और वेट कर लेगा. यांग वाला नहीं कर पाएगा. यांग वाले ने बोला डॉक्टर साहब चेस्ट में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक आया है, ओके 5 दिन के बाद आना. नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई. आप नहीं हो तो और कहीं जाएगा वो. सो यांग मीन्स इमीडिएट, you have to do something immediately, the meaning of yang. And yin means okay, no problem, today I'm busy, you come tomorrow. So chronic disease can be considered as a yin disease. Question number 3, stretching the body is called. stretching का मतलब जानते हो? अब कुछ लोग ऐसे सोते हैं, ऐसे, अगर आपने देखा होगा, पूरा फैल के सोते हैं एकदम से ऐसे, यानी बॉडी को स्ट्रेच करके, बिकॉज ऑफ यांग एनर्जी, है ना. और कुछ लोग ऐसे सोते हैं, ऐसे फोल्ड फोल्ड होके, कर्ल करके. सो दैट्स सो यिन. तो कोई पेशेंट को आप कैमरे में रख दो 24 घंटे के लिए, कैमरे की नजर में आप पहचान जाओगे कि व्हाट इज द डायग्नोसिस. वो कैसे सोता है? कर्लों के सोता है, कर्ल होके सोता है यिन, और फैल के सोता है यांग. रूम में घुसते ही कपड़े निकाल के फेंक देता है यांग, और पूरा चादर ओढ़ के यहां तक सोता है, जरा सा मुंह खुला रखेगा, इतना सा सांस ले. दैट इज यिन. Because yin want to cover up, but yang want to expose. So the question number, stretching the body is called yang disease. Curling the body is called yin disease. Now you understood.
कर्लिंग द बॉडी मीन्स बॉडी को कर्ल करके सोना, वो यिन कहलाता है। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। रेड फेस सो यंग डिसीज, यस इट मे बी, डेफिनेटली इट मे बी। आपको ये तो दिख ही रहा है ना, जो शेयरिंग पोल तो दिख रहा है ना, यू कैन सी इट, या ओके ओके। बिंड अटैक का मतलब है, बिंड का मतलब है इन्फेक्शन। एक्यूपंक्चर में बिंड मींस इन्फेक्शन, सो द अटैक ऑफ एनी इन्फेक्शन। तो आप बिंड को हटा के वहां पर इन्फेक्शन रख दो तो आपको समझ में आ जाएगा। द मीनिंग ऑफ बिंड अटैक मींस इन्फेक्शियस अटैक। इट मे बी बैक्टीरियल अटैक, इट मे बी वायरल अटैक। एक्यूपंक्चर में वायरस के आक्रमण को हम बिंड अटैक बोलते हैं, बैक्टीरिया और पैथोजन के आक्रमण को हम बिंड अटैक बोलते हैं। एक्यूपंक्चर के अनुसार वो सारा बिंड है। ओके, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। रेड फेस सो यंग डिसीज, यस। लाइकिंग कोल्ड ड्रिंक इज कॉल्ड यंग डिसीज। हम पेशेंट से पूछते हैं, अच्छा बताइए आपको ठंडा पीने की इच्छा होती है कि गर्म? मुझे तो ठंडा अच्छा लगता है, आई ऑलवेज वांट टू ड्रिंक कोल्ड। इसका मतलब है गर्मी बढ़ी हुई है। If the heat is high, then person will desire to drink cold drinks. High fever is a young disease. High fever is young disease. Yes, is right. If someone is having high fever, 102 degree Fahrenheit, 103 degree Fahrenheit, 104 degree Fahrenheit, that is the heat, young. That is the heat condition. That is a young condition. Okay. So the all are right. ये सभी सही हैं। अब इसका क्या मतलब है? एक पेशेंट को 104 का बुखार है तो यांग कम करोगे, ये इसका मतलब है। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि यांग कम करना है, ये इसका ट्रीटमेंट होगा। कोई बोलेगा कि मुझे हमेशा ठंडा ठंडा पानी पीने का मन होता है, हमेशा आइसक्रीम खाने का मन होता है, तो आप क्या करोगे? आप उसके शरीर को आइसक्रीम बनाओगे। कैसे? यिन बढ़ाकर और यांग निकालकर, गर्मी निकाल दो। आइसक्रीम की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि बॉडी अपने आप को कूल करना चाहती है। तो हम तो ट्रीटमेंट से करेंगे ना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा ऑल आर राइट, यानी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इज द राइट स्टेटमेंट। देखिए प्रश्न क्या है कि क्या होगा कि अगर यिन के भी नेचर हैं, अगर कुछ यिन के सिम्टम्स भी हैं बॉडी में और कुछ यांग के सिम्टम्स भी बॉडी में हैं, फिर हमें करनी होगी डायग्नोसिस कि एग्जैक्टली वही तो डायग्नोसिस होती है। हमें उसके सिम्टम की लिस्ट बनानी होगी। वी हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ सिम्टम्स एंड सी द पल्स। सी द पल्स, if pulse is jumping like a monkey, that is yang. In the Ayurveda it is told the pulse like a frog, jump, frog, dup, dup, like that. So pulse like a frog, that is yang pulse. Pulse is very jumpy pulse, very pounding pulse, like that, that is yang pulse. And pulse very slow, that is yin, very slow. मैं yin pulse को आपने टच किया तो कई बार तो गायब हो जाती है या फिर बहुत मंद चलती है। और जो यांग नेचर का व्यक्ति होगा, एकदम गुस्सैल, एग्रेसिव, स्पोर्टी, उसकी पल्स चेक करोगे तो डुप बहुत आपको तेज चलती हुई मिलेगी। अगर किसी का फीवर हो 104, 105, 103, आप पल्स चेक करना, उसकी पल्स बहुत जंप करेगी। और कोई व्यक्ति ऐसा कम, उसको डिहाइड्रेशन हो गया हो, उसको 15 बार लूज मोशन हो गया हो, उसकी पल्स पकड़ोगे तो पल्स मिलेगी नहीं, इतनी कमजोर पल्स चलेगी उसकी।
तो हम उससे भी पता कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो अपनी स्क्रीन में इधर-उधर थोड़ा टच करके देखना, तो वो पोल आ जाता है। ओके, तो ये इसमें होगा फॉलोइंग इज द राइट स्टेटमेंट। वीक बॉयज एंड डिसलाइक टॉकिंग इज द यिन डिसीज। आप दिन भर बोलते रहे, और चलिए हम बात बताते हैं कि अगर आपके शरीर में यिन बढ़ गया, तो यिन क्या बोलेगा कि नाउ डोंट डू एनीथिंग, डोंट गो एनीवेयर, जस्ट स्लीप, रेस्ट, ईट, रिलैक्स। ये यिन का काम है। और बोलना, बोलते जाना, ये यांग है। बोलना बोलना, स्पीच, दैट इज यांग। जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और बोल बोल के आपके कान पका देते हैं, उनके अंदर कुछ ज्यादा ही यांग बढ़ गया है ना। तो उनका ज्यादा बोलना यांग की अधिकता है, तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। यांग से ही हम बोलते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति के अंदर यिन बढ़ जाए, तो यिन क्या करेगा? अंडू, चुप मत बोलो, बोलने नहीं देगा। तो जो लोग यिन नेचर के जो लोग होते हैं ना, वो कई बार बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी बोलते नहीं है, चुप बैठे रहते हैं। जैसे किसी ने पूछा, अच्छा इसका, दिस इज द क्वेश्चन, हु विल आंसर? द वन पर टू पर्सन, वन इज यिन, वन इज यांग। यांग विल रेज द हैंड्स, he will raise the hand, even will tell the wrong answer, and yin know very perfect and right answer, but he will be like this, folding the hands or keeping low. He is not exposing out. yin वाले लोग बोलते नहीं, उनको बुलवाना पड़ता है ना, उनको बुलवाना पड़ता है। और यांग वाले लोग चुप होते नहीं, उनको चुप करवाना पड़ता है ना। आपने देखा होगा एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, कोई भी प्रश्न पूछो, एक बच्चा हाथ उठाएगा, उसको पता होगा तो भी उठाएगा, और नहीं पता होगा तो भी उठाएगा, है ना। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सच में ज्यादा पता है, लेकिन दिस इज यिन नेचर। सो द वीक बॉयज एंड डिसलाइक टॉकिंग इज यिन, दैट इज राइट। लाइकिंग हॉट ड्रिंक्स, अब गर्म तो पसंद आ जाए, बॉडी में ठंडी ज्यादा है ना, तो उनको गरम गरम पीने की इच्छा होगी, दैट इज राइट। Cold limbs are yin disease because they are having more yin. So they will suffer with coldness in the arms or in the legs. So the all are right, सभी सही हैं। तो जो yin बढ़ेगा, ठंडक बढ़ेगी, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, गरम गरम पीने की इच्छा होगी। ऐसे लोगों को धूप में बिठाओ तो उनको अच्छा लगेगा, दे विल लाइक सन रेज, उनको गरम गरम चाहिए। इसीलिए किसी की वाइफ यिन होना, तो हस्बैंड का यांग होना जरूरी होता है ना। और किसी कोई हस्बैंड यिन नेचर का कुछ बोलते ही नहीं है, तो फिर वाइफ का लक्ष्मी वाइफ होना जरूरी होता है, नहीं तभी परफेक्ट कपल बनता है। नहीं तो कोई भी हैरान परेशान करेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, स्कैंडी स्कैंटी एंड डार्क यूरिन इज कमिंग। ओके ओके, स्कैंटी एंड डार्क यूरिन इज कमिंग, कि जब पेशाब कम आता है, स्कैंटी मतलब कम आना, और गहरे रंग का आता है, जैसे गहरा पीला आना। तो जब यूरिन कम होता है और गहरे रंग का होता है, तो कब होता है? यिन की बीमारी में होता है कि यांग की बीमारी में होता है? अब देखिए, इसको लोगों ने इक्वल इक्वल वोट दिए हैं। अब पहले मैं आपको बताऊं कि पीला पेशाब कब आएगा? जब गर्मी बढ़ेगी तभी तो आएगा। आपने देखा होगा किसी को फीवर आता है तो उसका यूरिन डार्क हो जाता है। तो स्कैंटी यानी कम मात्रा में,
यूरिन आएगा यांग डिसीज में, क्योंकि जब गर्मी ज्यादा होगी ना, तो हमारे शरीर का बहुत सारा पानी तो ऐसी गर्मी से जल जाएगा, तो यूरिन कम आएगा। और जो यिन नेचर के लोग होते हैं ना, उनको एबंडेंट यूरिन होता है, उनको ज्यादा यूरिन होता है और क्लियर होता है, वो डार्क नहीं होता। तो हमारी ये डायग्नोसिस में आता है कि आपको बताइए पेशाब कैसा होता है, बोलेगा पीला होता है और कम होता है। इसका मतलब है कि पीला हो रहा है ना, तो यांग हो गया। बोलेगा नहीं नहीं एकदम क्लियर यूरिन है और पूरा अच्छी तरह से होता है, तो वो यिन हो गया। ओके, तो यांग का मतलब है कि पीला, और यिन का मतलब है सफेद, नॉर्मल। अब यूरिन में जलन हो जाए तो भी यांग है, हीट है, गर्मी है, उष्णता है। अब अगला प्रश्न आता है कि जब किसी को लूज मोशन होता है और किसी को ज्यादा यूरिन होता है, तो क्या कारण है? ज्यादा यूरिन क्यों हो रहा है? ज्यादा लूज मोशन क्यों क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? अब आपको ये शायद कुछ चीजें यहां पर पता नहीं होंगी। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब किसी को लूज मोशन होता है, अब यहां पर एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी आपको, वो मैं आपको बताता हूं कि हमारे शरीर के जितने भी होल्स हैं, मतलब नीचे के तीनों होल्स, मल मार्ग, मूत्र मार्ग और जिनेटल पाथवे, तीनों को हमारे शरीर का की एक एनर्जी कंट्रोल करती है, जिसे हम बोलते हैं किडनी यांग। अभी देखिए आपको बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, आगे आने वाला है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि लूज स्टूल कब आता है। लूज स्टूल जब आता है जब हमारे शरीर का यिन कमजोर होता है, तब लूज स्टूल आता है ना। इसका आंसर होगा ऑल, इसका आंसर होगा ऑल। और जो लोग हमारे ग्रुप में हैं, हम उनके साथ इस बारे में डिस्कशन करेंगे, और जो लोग ग्रुप में नहीं हैं, वो लोग मुझे बताइएगा कि इसका आंसर ऑल क्यों है। आपका माइंड क्या बोलता है? लूज स्टूल एंड एक्सेसिव यूरिनेशन होना यिन है, यांग है, ची की कमी है या ऑल है? ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा और शानदार एक्सप्लेनेशन होना होगा। तो जो लोग पहले से जानते हैं टीसीएम, उनको मुझे एक्सप्लेन करना है, और जो नहीं जानते उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं यही खत्म करता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके पीछे 20 से 30 मिनट का एक्सप्लेनेशन है। यहां पर मैं आपको बस एक चीज बता दूं कि हमारे शरीर की एक ऊर्जा होती है जिसे हम बोलते हैं किडनी की ऊर्जा, और किडनी की ऊर्जा हमारे तीनों होल्स को कंट्रोल करती है, चाहे वो मल मार्ग हो, चाहे मूत्र मार्ग हो, चाहे जिनेटल पाथवे हो। और जब किडनी कमजोर होती है तो तीनों पर कंट्रोल छूट जाता है, तीनों पर कंट्रोल छूट जाता है। तो अगर कोई बोले कि मुझसे यूरिन होल्ड नहीं होता, तो यानी किडनी का कंट्रोल छूट गया है। कोई बोलता है कि मुझसे स्टूल होल्ड नहीं होता, तो किडनी का कंट्रोल छूट गया है। कोई किसी को सीमेन होल्ड नहीं होता या वेजाइनल डिस्चार्ज होल्ड नहीं होता, ल्यूकोरिया हो जाता है, तो वो किडनी का होल्ड छूट गया है। तो हम बोलते हैं कि किडनी की ऊर्जा में कमी आ गई है, ठीक है। ये एक एक्सप्लेनेशन उसका है, और बाकी इसका एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। और जब किसी को ज्यादा लूज मोशन होता है, आपको मालूम है कब होता है? आपको जब ठंड लग जाए, अगर आपको ठंड लग जाए, इफ यू सफर विद कोल्डनेस, यू विल गेट लूज मोशन। ये बहुत ही, तो हम उसकी गर्मी को कंट्रोल करते हैं, हम नाभि के आसपास मोक्सा करते हैं,
और उसकी गर्मी को बैलेंस करते हैं, उसकी ठंडी को बैलेंस करते हैं। अभी एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक 8 से 10 बार लूज मोशन हुआ। हमने नाभि के पास उसको मोक्सा किया, नाभि के 2-2 अंगुल चारों ओर, और फिर उसका लूज मोशन रुक गया, फिर एक बार भी नहीं हुआ। तो देखो, गर्म करने से, यांग बढ़ाने से लूज मोशन रुक गया। आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो गर्मी, यांग, तो ठंडी बैठने से भी लूज मोशन होता है। एक दूसरा पेशेंट है, वो ट्रेन में सफर कर रहा था। अब ट्रेन में आजकल तो बेडशीट देते नहीं है, तो ठंडी ठंडी सीट पर सोते सोते आया, उसकी बॉडी में ठंडी लग गई और उसको लूज मोशन चालू हो गया। तो जब ठंडी बैठती है ना, और यिन जब बढ़ जाता है, तब लूज मोशन चालू हो जाता है। तो चलिए, इसके एक्सप्लेनेशन का हम वेट करेंगे आप सबका। आप सभी लोग मुझे हमारे ग्रुप्स में वो डालिएगा, आपका क्या कंसेप्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक फैक्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 9, हाई एंड जंपिंग पल्स इज कमिंग इन। जब किसी की पल्स बहुत हाई हो और जंप करती हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था कि जब किसी का यांग बहुत बढ़ता है, जैसे कि फीवर में, तो उसकी पल्स बहुत जंप करती है ना? तो यांग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, एम्प्टी पल्स फाउंड इन। एम्प्टी पल्स का मतलब जानते हैं? एम्प्टी का मतलब खाली। आपने पल्स को चेक किया, पल्स है ही नहीं, खाली खाली पल्स। यानी जैसे कि एक पाइपलाइन है, उसमें ब्लड है ही नहीं, तो कब मिलेगी? यांग में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि यांग में तो बहुत जंपिंग पल्स होती है, मेढक की तरह, फ्रॉग की तरह। सो एम्प्टी पल्स फाउंड इन, द आंसर इज यिन डिसीज, क्योंकि यिन डिसीज में पल्स बहुत ही कमजोर हो जाती है। सो वेरी नाइस। अब आपको मिलेंगे 2 मिनट वापस। अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो उसको करेक्ट करिए। आपका टाइम होता है स्टार्ट नाउ। किडनी ची में और किडनी इसेंस में क्या अंतर है, वो हम समझने वाले हैं। किडनी ची अलग चीज है और किडनी इसेंस अलग चीज है। इसेंस तो है यिन और ची है यांग, है ना? इसको हम समझेंगे। अभी 8वें का जो आंसर आपको देना है, अगर आपने पहला आंसर सही किया तो भी हम सही मानेंगे, है ना? और चौथा किया तो भी सही मानेंगे। उसका कारण कि मैंने यांग डिसीज लिखा है, यहाँ यांग डेफिशिएंसी या यांग एक्सेस नहीं लिखा है ना, इसलिए। देखिए, अभी क्विज तो मैंने आपके लिए तैयार की थी 5, लेकिन 2 क्विज में हमारा टाइम खत्म हो गया, है ना? समय बहुत तेजी से भागता है। तो चलिए, अब हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, और थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको